एक बार की बात है, दो पड़ोसी राज्य के राजा आपस में बात करते हैं। वीरेंद्र देव, अगर आप मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे सको तो हम मान लेंगे कि आप मुझसे भी कई ज्यादा बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब एक बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ राजा ही दे सकता है। हाँ धर्मपाल सिंह, पूछिए, हम आपके सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। पूछिए, वह कौन से 3 सवाल हैं? सोच लीजिए, अगर आप उन सवालों का जवाब ना दे पाए तो आपको मेरे सामने हार माननी पड़ेगी और आपको यह भी मानना होगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ राजा हूं, मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं। ठीक है, आप सवाल पूछिए। मेरा पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन कभी नीचे नहीं आती? मेरा दूसरा सवाल, मछली पानी में रहकर खुद पानी कब और किस वक्त पीती है? और मेरा तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती? अब बताइए, इन सवालों का क्या उत्तर है? यह सारे सवाल सुनकर राजा वीरेंद्र देव का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ महाराज वीरेंद्र देव, आपको इन सवालों के उत्तर नहीं पता? कमाल की बात है, आप मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पा रहे। माफ करना वीरेंद्र देव, लेकिन हमें लगता है कि एक राजा को इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि वह इन सवालों का जवाब दे पाए। अगर वह इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा तो वह राजा ही किस काम का? हम आपके सारे सवालों के उत्तर देंगे, लेकिन हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए ही होगा ना। हम इतने जल्दी आपके सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं? हाँ, हम आपको 1 महीने का वक्त देते हैं। आप आराम से सोचिए और मेरे इन सवालों का जवाब दीजिएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन अगर 1 महीने के बाद भी आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो फिर आपको हमें सर्वश्रेष्ठ राजा मानना होगा। हमें मंजूर है। हमें खुद पर पूरा यकीन है कि हम आपके तीनों सवालों के जवाब 1 महीने के अंदर दे देंगे। ठीक है महाराज, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। वैसे हमें तो नहीं लगता कि आप मेरे सवालों का उत्तर दे पाएंगे, फिर भी मैं 1 महीने का इंतजार कर लेता हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ राजा हूं। धर्मपाल सिंह की यह सारी बातें सुनकर वीरेंद्र देव का खून खल जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाता। धर्मपाल सिंह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वीरेंद्र देव अपने मंत्री से बोलता है, मंत्री जी, गांव में ऐलान कर दीजिए कि जो कोई भी मेरे 3 सवालों का जवाब देगा, हम उसे 10,000 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। फिर पूरे गांव में यह बात फैल जाती है। लोगों में चर्चा होने लगती है। बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए राजा के पास जाते हैं और राजा उनसे उन सवालों का जवाब पूछते हैं, लेकिन वह लोग सवाल सुनकर निराश हो जाते हैं, सवालों का जवाब नहीं दे पाते। राजा वीरेंद्र देव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या हमारे राज्य में एक भी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जो इन 3 सवालों के जवाब दे पाए? यह तो बहुत शर्म की बात है। मेरे पास अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। अगर मैं यह 3 सवालों का जवाब धर्मपाल सिंह को नहीं दे पाया तो उसके सामने मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेरा सर शर्म से झुक जाएगा और वह अपने आप को बहुत बुद्धिमान राजा समझने लगेगा। और तो और मुझे इस बात का ऐलान भी करना पड़ेगा कि वही सबसे बुद्धिमान और समझदार राजा है। हम यह कदापि नहीं होने दे सकते। उसे अपने आप पर बहुत घमंड है। हमें कुछ भी करके उसका घमंड तोड़ना ही होगा, और उसका घमंड उतारने के लिए हमें इन तीनों सवाल के सटीक और सही जवाब जानने ही होंगे। राजा बहुत गुस्से में होता है। वह अपने मंत्री को बुलाकर कहता है, क्या बात है मंत्री जी, आजकल कोई दरबार में क्यों नहीं आ रहा? क्या हमारे राज्य में किसी को भी इन सवालों का जवाब नहीं पता? नहीं महाराज, शुरू में तो काफी लोग आए, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा। मुझे लगता है राज्य में किसी को इन सवालों के जवाब नहीं पता है। और महाराज, वह सवाल भी तो कितने अजीब है। जरूर कोई बहुत बुद्धिमान होगा, वही इन सवालों का जवाब दे पाएगा। महाराज, मुझे लगता है आपको हार मान लेनी चाहिए। राजा को मंत्री की यह बात सुन बहुत गुस्सा आता है। चाणक्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मुझसे ऐसी बात करने की? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम बुद्धिमान नहीं हैं? वैसे मंत्री जी, तुम तो इतने दिनों तक मेरे साथ हो। हमारे राज्य पर कभी कोई मुसीबत आती है तो तुम हमें सही सलाह देते हो। बुद्धि तो तुम्हारे पास भी बहुत है, फिर तुम इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे सकते? महाराज, मैं इन सवालों का जवाब कैसे दे सकता हूं? क्यों नहीं दे सकते? तुम्हें इन सवालों के जवाब आने चाहिए। आखिरकार तुम इस राज्य के मंत्री हो, तुम्हें ही मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 10 दिन में तुम मेरे इन 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इतनी बड़ी सजा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा मत कीजिए महाराज, मैं माफी चाहता हूं। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए। मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। मुझे तुमसे ही इन सवालों के जवाब चाहिए। कुछ भी करो, दिन रात एक करो, लेकिन मेरे इन सवालों का जवाब ढूंढ कर लाओ, वरना तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की खैर नहीं। अब जाओ यहां से। अब तुम मुझे अपना मुंह तभी दिखाना जब तुम्हें मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मंत्री बहुत परेशान हो जाता है और घर आ जाता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है। क्या बात है जी, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। चाणक्य अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। उसकी पत्नी ये सुन बहुत घबरा जाती है। हे राम, यह क्या हो गया? यह बिन बुलाए मुसीबत हमारे गले आकर पड़ गई। हमने तो कुछ किया भी नहीं। महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारे परिवार को दांव पर लगा रहे हैं। वह अच्छे से जानते हैं कि वह इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर आपसे जवाब मांगा है। उन्हें उनकी इज्जत इतनी प्यारी है, उसके लिए अपने मंत्री के परिवार तक की परवाह नहीं की। तुम नहीं जानती सरस्वती, महाराज कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उनके साथ बहुत दिनों से रह रहा हूँ। जहां तक मैं उन्हें जानता हूँ वह हमें फांसी भी दे सकते हैं। अगर मैं उनके सवालों का ना जवाब दे पाया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह हमारे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है। अब हम क्या करेंगे? कुछ सोचा है? नहीं सरस्वती, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं इन सवालों का जवाब कभी नहीं दे पाऊंगा। अब जो होगा वह देखा जाएगा। जैसे भगवान की इच्छा होगी वही होगा। सरस्वती, तुम एक काम करो, हमारे बेटे को यहां से कहीं दूर भेज दो। हमारा क्या है, हमारी तो उम्र हो चली है, लेकिन हमारा बेटा अभी जवान है, उसकी शादी भी नहीं हुई है। अगर वह यहां रहा तो महाराज उसे भी सजा देंगे। हमें जो सजा मिलेगी हम भुगत लेंगे, लेकिन हमारा बेटा उस समय यहां नहीं रहना चाहिए। हम उसे कहीं दूर भेज देते हैं, फिर चाहे महाराज हमें मार ही क्यों न डालें, हमारा बेटा तो जीवित रहेगा। तभी वहां पर मंत्री का बेटा आर्यन आ जाता है। फिर मंत्री और जानकी मिलकर उसे सारी बात बताते हैं। तो आर्यन बोलता है, पिताजी, आप तो बहुत बुद्धिमान हो। आपने एक नहीं कई बार इस राज्य के लिए फैसले लिए हैं, फिर आप कैसे हार मान सकते हो? बेटा, राजा ने सवाल ही कुछ ऐसे पूछे हैं जो अजीबोगरीब है, जिनका उत्तर मेरे पास नहीं है। उनका सवाल है कि मछली पानी में रहकर खुद पानी कब पीती है, और दूसरा सवाल वह कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर तो जाती है लेकिन नीचे नहीं आती, और उनका तीसरा सवाल है दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं इन सब सवालों के क्या जवाब दूं? ये सवाल ही कितने अजीब है। हाँ पिताजी, ये कैसे सवाल हैं? इतने अजीब सवाल तो मैंने आज तक कहीं नहीं सुने। भला कोई आदमी इनका जवाब कैसे बता सकता है? मछली तो हर समय पानी में ही रहती है, तो कोई ये कैसे बता सकता है कि वो पानी कब पीती है? बाकी के 2 सवाल भी बहुत ही अजीब है। पिताजी, ये तो सरासर अन्याय है, ये सही नहीं है। महाराज को ये सब नहीं करना चाहिए। आखिर इसमें आपकी क्या गलती है? और पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे महाराज मुझे सजा क्यों ना सुना दे, मुझे मंजूर है। मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगा। नहीं मेरे बच्चे, हमारी बात समझने की कोशिश कर। तू यहां से कहीं दूर चला जा, और मेरे बेटे अपनी पहचान छुपा लेना। किसी को अपनी पहचान मत बताना कि तुम कौन हो और किसके बेटे हो, नहीं तो राजा के आदमी तुम्हें ढूंढ लेंगे। हमारी फिक्र मत कर बेटा, हमारा जो नसीब में होगा वही होगा। हमें मंजूर है।
आप दोनों कैसी बात कर रहे हो? मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आखिर आप दोनों मेरे माता पिता हो। मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, शायद किस्मत यही चाहती है कि तू यहाँ से कहीं दूर चला जाए। मेरे बच्चे, यह भी तो हो सकता है ना कि तुझे बाहर रहकर शायद इन सब सवालों के जवाब मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो तू उसी दिन लौट आना बेटा। लेकिन अगर तुझे इन सब सवालों के जवाब ना मिल पाए तो तू कभी यहां मुड़कर मत देखना। कभी किसी को हमारे बारे में या खुद के बारे में सच मत बताना कि तू कौन है, वरना राजा तुझे भी मार डालेगा। दोनों मिलकर आर्यन को वहां से भेज देते हैं। आर्यन गांव छोड़कर बहुत ही उदास मन से वहां से निकल पड़ता है और दूसरे गांव में पहुंच जाता है। उसे बहुत तेज भूख लगती है और प्यास भी लगती है। वह गांव में एक घर पानी मांगते हुए कहता है। सुनिए, कोई है क्या? मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? तब एक लड़की काव्या बाहर आती है और बोलती है, जी बोलिए, किससे मिलना है? क्या काम है? जी, वो मुझे बहुत प्यास लग रही थी। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तभी आर्यन उससे पूछता है, जी रुकिए, मुझे एक बात बताइए कि आपकी शादी हो चुकी है? नहीं तो मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। क्यों, क्या हुआ? आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग या फिर आपकी माँ है क्या? मेरी माँ तो नहीं है, पिताजी बाहर गए हैं, आते ही होंगे। क्यों, क्या बात है? ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे आपके हाथ से पानी नहीं चाहिए। तभी वहां पर काव्या के पिताजी आते हैं और गुस्से से बोलते हैं, ए लड़का कौन है? तू बदतमीज कहीं के। तुझे मेरी बेटी से ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? एक तो तुझे मेरी बेटी पानी दे रही है, ऊपर से तू उससे शादी के बारे में पूछ रहा है। तू मेरी बेटी को छेड़ रहा है, बेशर्म कहीं का। चला जा यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ दिखा तो तेरे टांगे तोड़कर रख दूंगा। नहीं बाबा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं छेड़ नहीं रहा था। चुप कर बदतमीज, मैं तुझ जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तू तो इस बात की खैर मना कि मैं तुझे सिर्फ समझा रहा हूँ, नहीं तो अभी गांव वालों को बुलाकर तेरे हाथ पैर तोड़वा देता। अब जल्दी से निकल ले यहाँ से, वरना तेरी खैर नहीं। आर्यन वहां से चला जाता है। काव्या उस बारे में सोचती है। वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। पिताजी जी को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। वो लड़का कोई आवारा या लफंगा नहीं था। वो तो बहुत अच्छा और सुसंस्कारी लड़का था। अब मुझे समझ आ रहा है कि उसने मुझसे ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि वो लड़का इतना संस्कारी है कि बिन बिहाई लड़की के हाथ का वो पानी तक नहीं पीता। ये उसके संस्कार थे, इसीलिए उसने मुझसे घर में किसी बुजुर्ग या फिर मेरी माँ के बारे में पूछा। पिताजी ने उसे बहुत भला बुरा कहा। ये नहीं होना चाहिए था। उसे कितना बुरा लगा होगा। थोड़ी देर बाद काव्या अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आपने उस लड़के से ऐसी बात करके गलत किया। आपको गलतफहमी हुई थी। दरअसल वो लड़का मुझे छेड़ नहीं रहा था, वो तो सिर्फ पानी मांगने आया था। पिताजी, वो लड़का कोई आवारा या लफंगा नहीं है। जरूर किसी अच्छे घर का एक संस्कारी लड़का है। पानी मांगते समय उसने मुझे घर में किसी बुजुर्ग के बारे में इसलिए पूछा था क्योंकि वो मेरे हाथ से पानी नहीं लेना चाहता था। आप सोचिए पिताजी, जिस लड़के के संस्कार इतने अच्छे हैं, जो एक कुंवारी लड़की की हाथ का पानी तक नहीं लेता, वो लड़का भला किसी को कैसे छोड़ सकता है? जब मैंने कहा कि घर में माँ नहीं है तो उसने मेरे हाथ से पानी लेने के लिए मना कर दिया। यही क्या कह रही हो काव्या? फिर तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने गुस्से में ना जाने उसे क्या क्या कह दिया। उसे कितना बुरा लगा होगा। खैर छोड़ो बेटा, अब मैं उस लड़के को कहाँ ढूंढूं? अब तक तो निकल चुका होगा। अगर कभी उससे दोबारा मुलाकात होगी तो उससे माफी जरूर मांग लूंगा, क्योंकि गलती उसकी नहीं मेरी है। मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगता है वह लड़का जरूर बाजार की ओर गया है। वैसे बेटी, मुझे बाजार जाना था, कुछ काम भी है। तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बोल दो। वैसे पिताजी, बाजार से कुछ सामान लाना था। हाँ बोलो बेटी, क्या लाना है? मैं अभी चला जाता हूँ। पिताजी, बाजार से 3 चीज लानी है। 2 की ऐसी चीज लेकर आइए जो ऊपर से सख्त हो और अंदर से नरम, और 2 की ऐसी चीज लेकर आइए जो बाहर से नरम हो और अंदर से सख्त, और 1 की ऐसी सफ़ेद चीज़ लेकर आओ जो मीठी है लेकिन कोई फल नहीं, और 1 काहे गोल तला हुआ प्यारा लेकर आइए। बेटा, तुम जो कह रही हो वह तो मेरे दिमाग से बाहर है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया।
ठीक से बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी, मुझे जो चाहिए मैंने आपको बता दिया है। अब आप बाजार जाइए और यह चीज़ खरीद कर लेकर आइए जो मैंने कहा है। आप बाजार में दुकानदार को यही कहिएगा, वह आपको सारी चीज़ दे देगा। क्या उसे ये सारी चीज समझ में आ जाएगी? हाँ पिताजी, अगर उसके पास दिमाग होगा तो ज़रूर समझ आ जाएगी। आप जाइए। ठीक है बेटा, मैं अभी जाता हूँ। काव्या के पिता बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। एक दुकानदार से कहते हैं, सुनो भाई, 2 की ऐसी चीज दीजिए जो ऊपर से सख्त हो और अंदर से नरम हो, और 2 की ऐसी चीज दीजिए जो बाहर से नरम हो और अंदर से सख्त हो, और 1 की ऐसी सफेद चीज दीजिए जो मीठी है लेकिन कोई फल नहीं, और 1 का गोल गोल तला हुआ प्यारा दे दो। ये सारी बातें सुनकर दुकानदार का सर घूम जाता है। ये क्या बोल रहे हो? नरम, कड़क, सफेद चीज, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? साफ साफ बोलो। मेरी बेटी ने मुझे यही लाने के लिए कहा है। तुम्हें पता होगा, तुम मुझे यह चीज दे दो। आपकी ये टेढ़ी बातें मेरे दिमाग से बाहर हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। जाइए यहाँ से। फिर काव्या के पिताजी दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं तो उन्हें भी ये सारी चीज समझ नहीं आती। फिर वो और एक दुकानदार के पास जाते हैं तो वो गुस्से से कहता है, क्यों रे बूढ़े, तू पीकर तो नहीं आया, या फिर तुझे मजाक करने के लिए मैं ही मिला था? तुझे कुछ खरीदना है भी या नहीं? मेरा समय बर्बाद मत कर, निकल जा यहाँ से। वो दुकानदार उसे वहां से भगा देता है। फिर रास्ते में उसकी मुलाकात आर्यन से होती है। वो आर्यन को देख बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है, अच्छा हुआ बेटे, तुम मुझे यहीं मिल गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। दरअसल मुझे पूरी बात पता ही नहीं थी और मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। मैं तुम्हें औरों की तरह समझ रहा था, लेकिन जब मेरी बेटी ने मुझे समझाया तब मुझे समझ आया कि तुम औरों की तरह नहीं हो, कि तुम कितने संस्कारी हो। तुम्हारी उन बातों का मतलब मुझे तो नहीं समझ आया, लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार और बुद्धिमान है। उसने मुझे सारी बात बताई। तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर देना बेटे। अरे नहीं नहीं बाबा, आप माफी मत मांगिए। आपकी जगह कोई और होता तो उसे भी शायद गलतफहमी हो जाती। मुझे लगता है मेरे बात करने का तरीका ही कुछ ऐसा था कि आपको गलतफहमी हो गई। आप माफी मत मांगिए। वैसे बाबा, आप बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई बात है? हाँ बेटा, दरअसल मेरी बेटी ने बाजार से कुछ चीज मंगवाई थी। मैं बहुत दुकानदारों के पास गया, लेकिन वो दुकानदार समझ ही नहीं पा रहे। मुझे एक भी चीज नहीं मिली। मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। काव्या के पिताजी आर्यन को उन चीजों के बारे में बताते हैं तो आर्यन सोचता है, सचमुच यह लड़की तो बहुत बुद्धिमान है। लगता है उसने किसी की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया है। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। मैं समझ चुका हूं कि आपकी लड़की को कौन सी चीज चाहिए। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको चीज दिलवाता हूं। फिर आर्यन काव्या के पिताजी के साथ एक दुकानदार के पास जाकर बोलता है, सुनिए भाई साहब, मुझे 2 रुपए की ऐसी चीज दीजिए जो बाहर से सख्त और अंदर से नरम हो, जो कि नारियल है, क्योंकि नारियल बाहर से सख्त होता है लेकिन अंदर से गुद्दे वाला नरम होता है। और 2 रुपए की ऐसी चीज दीजिए जो बाहर से नरम हो और अंदर से सख्त, यानी कि 2 रुपए के छुहारे दीजिए जो बाहर से तो नरम होते हैं लेकिन अंदर से सख्त होते हैं। और 1 रुपए की ऐसी मीठी चीज दीजिए जो फल नहीं है लेकिन मीठी होती है, वो है चीनी। 1 रुपए की चीनी दे दीजिए। ये सारी बातें सुनकर काव्या के पिताजी भी दंग रह जाते हैं। अब समझ में आया तो ये बात थी। तुम तो बहुत बुद्धिमान लड़के हो। ये सब बातें तो मेरी समझ में नहीं आई। इन बाबा को भी सीधे सीधे बोलना चाहिए था ना। ये सारी चीजें इतने घुमा फिरा कर बोल रहे थे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो हैरान हूं कि तुम इन सब चीजों को कैसे पहचान पाए। सचमुच तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। फिर दोनों मिलकर वहां से चले जाते हैं।